अस्सलामुअलैकुम। उमर ऑनलाइन एकेडमी में खुशामदीद। फरीद के साथ आज जो हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो वेट और मास के दरमियान फर्क को पढ़ेंगे। वेट क्या होता है, मास क्या होता है और वेट और मास में क्या फर्क होता है, क्या डिफरेंस होता है, इसको आज हम पढ़ेंगे। सही, हम लोग हमेशा वेट को मास समझते हैं जर्नल जैसे रोजमर्रा जिंदगी में। सही है, असल में वेट है क्या चीज, इसकी क्या डेफिनेशन है, मास क्या चीज है, इसकी क्या डेफिनेशन है, इसके दरमियान आज हम फर्क और डिफरेंस के बारे में पढ़ेंगे। इसके डेफिनेशन के एतबार से फर्क में पढ़ेंगे, इसके मेजरमेंट के एतबार से फर्क में पढ़ेंगे और सही है, और वेट और मास को हम कैसे मेजर करते हैं, किन इंस्ट्रूमेंट से मेजर करते हैं, उनके बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखना, इंशाल्लाह आसान तरीके से बताया जाएगा, समझाया जाएगा, क्योंकि ये तमाम क्लास 9, क्लास 8, मैट्रिक फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में ये बेसिक टॉपिक है और इम्पोर्टेंट टॉपिक है फिजिक्स का। तो आप जितना अच्छे से समझेंगे कितने आपके लिए क्लियरिटी होगी और आपके आसानी पैदा होगी। तो इसको सीखने के लिए आते हैं, अगर आप नए चैनल में तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें और आगे शेयर भी करें। भाई ये वक्त ज़ाया किए बगैर वेट और मास में फर्क समझते हैं और इनके डेफिनेशन के पास। बोर्ड पर आने से पहले मैं आपको कुछ चीजें आपसे पूछना चाहूंगा। देखें, हमारे पास मैटर होता है, सही है, क्योंकि हमारी हर चीज दुनिया में जितनी चीज एग्जिस्ट की जाती है, रखी जाती है, वो मैटर से ताल्लुक है, यानी मैटर होती है। सही, चाहे वो प्लास्टिक की चीज हो, चाहे वो लोहे की चीज हो, चाहे कुछ भी हो, वो सारा मैटर है। समझ में आ क्यों हम क्यों ऐसे कहते हैं? क्योंकि हमारे पास जो भी चीज किसी भी स्पेस में जगह घेरे, यानी कहीं भी जगह घेरे और वजन रखे, तो उसे हम क्या कहते हैं? मैटर कहते हैं। सही है, तो इस मैटर के अंदर कितनी मिकदार है मैटर की कितनी मिकदार है, उसको हम मास कहते हैं। सही, मिसाल के तौर पर ये मार्कर है हमारे पास, ये मार्कर प्लास्टिक से भी बना हुआ है, इसके अंदर फोम भी लगा हुआ है, इसका नेम फोम का है। सही है, तो इस मार्कर ने इस क्लास में कितनी जगह घेरी हुई है? एक, और प्लस हम अगर इस मार्कर को छोड़ते हैं तो ये सीधा जमीन की तरफ जाता है, तो इसका मतलब है जमीन भी इसको अपनी तरफ कशिश कर रही है, तो ये मैटर है। सही, अब ये मैटर के अंदर कितनी क्वांटिटी में है, यानी इसमें प्लास्टिक कितनी क्वांटिटी में लगा हुआ है, फॉर्म कितनी क्वांटिटी में लगा हुआ है, तो ये इसका क्या कहलाएगा? मास कहलाएगा। समझ में आ गया? जैसे अगर आप चाहते हैं, मिसाल के तौर पर आप अपना वजन करते हैं कि मेरा वजन 10 किलो है, 20 किलो है, 50 किलो है, 60 किलो है, 100 किलो है, जितने की भी वजन का आदमी होता है, तो वो उसका वजन नहीं होता, वो उसका मास होता है। उसके अंदर इतनी हड्डियां, इतनी गोश्त और खून वगैरह सारा शामिल होता है, जो उसका मास निकल आता है, क्योंकि उसके अंदर मैटर की इतनी क्वांटिटी होती है और मैटर की 3 हालतें होती है, ठोस, माया और गैस। सही, इसको मजीद समझने के लिए अब यहां पर वेट क्या चीज है? वेट जो होती है वो जमीन की कशिश की कुव्वत को कहते हैं। वेट क्या होता है? जमीन की कशिश, क्योंकि जमीन हर चीज को अपनी तरफ खींचती है, उसको हम ग्रेविटी का नाम देते हैं। जमीन की कशिश की कुव्वत को हम क्या नाम देते हैं? अट्रैक्शन ऑफ अर्थ इज कॉल्ड ग्रेविटी, हम इसको ग्रेविटी का नाम देते हैं। सही, तो वेट बजाते खुद ग्रेविटी है, वेट एक कुव्वत है, एक फोर्स है। सही, तो अब हम इसको तफसील से समझने की कोशिश करते हैं। कंपैरिजन बिटवीन द मास एंड अ वेट, ये क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में भी आता है। सही है, ये पूछा जाता है। तो सबसे पहले अगर डेफिनेशन के एतबार से देखें तो क्वांटिटी ऑफ अ मैटर इज कॉल्ड मास। तो क्वांटिटी ऑफ अ मैटर इज कॉल्ड मास। अब एक जिस्म के अंदर आपने उसकी क्वांटिटी देखनी है। अगर प्लास्टिक का बना हुआ है तो उसके अंदर कितना प्लास्टिक होगा, अगर लोहे का बना हुआ है यानी आयरन का बना हुआ है तो उसके अंदर कितना आयरन होगा। सही है, अगर सीमेंट का बना हुआ है तो उसके अंदर कितना सीमेंट होगा। तो इसकी जो क्वांटिटी होती है वो क्या कहलाता है? मास कहलाता है। इसी तरह वेट की मैंने 2 डेफिनेशन लिखी। अट्रैक्शन ऑफ अर्थ इज कॉल्ड वेट, जमीन किसी भी जिस्म को अपनी तरफ कशिश करे तो उस कशिश की कुव्वत को हम वेट कहते हैं। सही, या ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग ऑन ऑब्जेक्ट, या जमीन की कुव्वत जिसे हम ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं, वो किसी भी जिस्म पर कशिश लगाए, उसको अपनी तरफ खींचे, तो उसको भी हम क्या कहेंगे? वेट कहेंगे। ये तो डेफिनेशन के एतबार से आप लोगों को समझ में आ गया। अब हम समझते हैं कि उसके इफेक्ट को समझते हैं। अब मैं आपसे एक बात पूछ रहा हूं, हम जमीन की सतह पर हैं। सही है, आप लोगों ने देखा होगा एक बंदा जहाज से छलांग लगाता है। सही है, तो पहले वो स्लो आता है, फिर एक खास हाइट पे पहुंचने के बाद जब उसकी स्पीड तेज होने लगती है तो पैराशूट खोल देता है। जैसे ही पैराशूट खोलता है तो पैराशूट उसकी स्पीड को स्लो कर देता है और स्लो जमीन पे गिर जाता है। अगर वो पैराशूट नहीं खोलेगा तो जमीन की कशिश की कुव्वत उसको तेजी से खींचेगी, तो उसके साथ कोई भी हादसा हो सकता है, कोई भी डैमेज हो सकता है। सही, तो आपने देखा जब वो जहाज से उसने छलांग लगाई
तो उस वक्त वो स्लो आ रहा था, तो जिसका मतलब है उस पर जमीन की कशिश की कुव्वत कम थी। जैसे ही वो जमीन के करीब आता गया तो उस पर कुव्वत बढ़ती गई। जब जमीन की सतह पे आया तो तेज हो गई। समझ में आ गया? जितनी जमीन के करीब आता है। तो इसी तरह वेट जो होता है वो जगह के लिहाज से तब्दील हो रहा होता है। जैसे आप जमीन के हार्ड से ऊपर जाते जाएंगे तो आपके वेट में तब्दीली आती जाएगी। सही। इस तरह अगर आप चांद पे जाएंगे तो वहां पर जमीन पर और तब्दीली है, क्योंकि कुव्वत है ना। अब आप मिसाल ले लें, अगर जमीन एक मैग्नेट है, ये मैग्नेट, और इस मैग्नेट के गिर्द ये इसकी फील्ड है, जाहिर है ये लोहे का एक जर्रा है, ये मैग्नेट को अट्रैक्ट कर रहा है इस फील्ड में तो है तेजी से। लेकिन अगर मैं यहां रखूंगा तो इसका फोर्स बहुत कम हो जाएगा, बल्कि ना होने के बराबर होगा। लेकिन अगर मैं यहां रखूंगा तो इसके मुकाबले में इस पर मकनातीस की कुव्वत ज्यादा लगेगी। तो अब यही समझ ले कि जमीन एक मकनातीस है जो हर चीज को अपनी तरफ खींचेगी, एक मैग्नेट है जो हर चीज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी। सही। तो जगह के लिहाज से हमने देखा कि इस मैग्नेट को जैसे हमने इस ऑब्जेक्ट की जगह चेंज करवाई तो मैग्नेट की इस पे अट्रैक्शन की कुव्वत कम से कम होती गई। तो इसी तरह वेट जगह के लिहाज से तब्दील होता है। तो हमने क्या लिखा, इफेक्ट ऑफ अ ग्रेविटी में वेट डिपेंड ऑन द ग्रेविटी एट द प्लेस। जिस प्लेस में जितनी ग्रेविटी होगी वो आपका वेट होगा। अब आप जैसे चांद पे जाएंगे तो आपकी ये ग्रेविटी नहीं होगी जो आपकी जमीन पे ग्रेविटी, और आप जमीन के साथ ऊपर सतह पर या सरफेस पर आराम से चल रहे हैं। लेकिन मास कांस्टेंट रहेगा, चाहे आप जमीन पे रहे, चाहे आप मून पे जाए, चाहे आप किसी भी प्लेनेट पे जाए, तो आपका मास कांस्टेंट रहेगा। अब जैसे ये मार्कर है, इसको दुनिया के किसी भी कोने में ले जाओ, खला में किसी भी कोने में ले जाओ, सही, स्पेस में किसी भी हिसाब पे ले जाओ, तो मास इस मार्कर का तो मास यही रहेगा, कम या ज्यादा नहीं होगा। हाँ, इसकी ग्रेविटी कम या ज्यादा होगी। तो वेट जो है वो ग्रेविटी पे डिपेंड करता है, लेकिन मास फ्री है ग्रेविटी से, वो कांस्टेंट रहता है हमेशा। उसके बाद हमारे पास जैसे यूनिट होता है, मास को हम किलोग्राम में यूज करते हैं। अब आप लोग बाजार जाते हैं शॉपिंग करने के लिए, जैसे आप लोग सब्जी वगैरह लेते हैं, फ्रूट्स वगैरह लेते हैं, गोश्त वगैरह लेते हैं, जो चीजें भी आप मुख्तलिफ चीजें लेते हैं तो वो वजन के एतबार, मतलब वेट के एतबार से, हम वजन कहते हैं, हमारे मुंह में वो आता है, तो वो किलोग्राम के एतबार से देता है। आपने आलू लिए, पोटैटो, वजन के एतबार से, सही है, यानी मास के एतबार से, किलोग्राम के एतबार से देते हैं। एप्पल्स किलोग्राम के एतबार से देते हैं। तो हम क्या देखते हैं कि हमने एप्पल की कितनी मिकदार दी, हम उसके जो पीसेस वो है, जैसे साबुत एप्पल है उसको नहीं गिनते, हम एक पलरे में एप्पल डालते हैं कि कितनी मदद से आते हैं। समझ में आ रही है बात यहाँ? तो इसी तरह यूनिट ऑफ मेजरमेंट में मास का जो यूनिट है वो क्या है, किलोग्राम, जिसको हम केजी से जाहिर करते हैं। और वेट का जो यूनिट है वो न्यूटन, क्योंकि मैंने आपको कहा वेट क्या है, वेट बजाते खुद एक फोर्स है। वेट क्या है आपके पास, फोर्स है। तो वेट को हम फोर्स के बराबर ले सकते हैं, वेट, सही है, दोनों को, क्योंकि दोनों का यूनिट वो है। अब आपके पास फोर्स का फार्मूला जो है वो ma है, लेकिन वेट का फार्मूला आपके पास mg है। g जब भी आ जाता है ये g कहलाता है आपके पास एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ये क्या कहलाता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, यानी जो एक्सेलरेशन होती है वो ग्रेविटी की वजह से जब होती है तो वो फोर्स क्या बन जाता है, तुम्हारे पास वेट बन जाता है। तो वेट का फार्मूला क्या हुआ, mg। तो इसीलिए हम वेट का यूनिट क्या लिखते हैं, न्यूटन, सही। इसी तरीके से बैलेंस यूज फॉर मेजरमेंट। अब आपने देखा होगा, आप लोगों ने गौर से देखा होगा कि हमारे पास पहले इस तरह के तराजू आते थे, सही है, इस तरह के तराजू, एक स्टैंड होता था, इसमें दो तारे यू होती थी, यहाँ पे परला होता था, एक इसी तरह यहाँ पे दो तारे होती थी और एक परला होता था। तो इस तरह का तराजू आपने देखा होगा जो हाथ से यूं पकड़ते थे, अक्सर सब्जी वालों के पास भी होता है। तो एक तरफ पे बड़ले रखते, एक तरफ पे सामान रखते। और एक किस्म का तराजू होता था जो इस तरह स्टैंड में बना हुआ होता था, यहाँ पे इस तरह परला होता था, यू करके यहाँ वेट रखते थे, यहाँ पे इस तरह रखते थे, वेट ये ऊपर नीचे होता था, सही। तो ये वही है पाम बैलेंस, सही, लिवर बैलेंस, सही। इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस तो आप लोगों ने देखा होगा, आजकल तराजू होते हैं जो इलेक्ट्रॉनिकली दिखाते हैं। तो इनमें हम किसकी मेजरमेंट करते हैं, मास की मेजरमेंट, सही। लेकिन वेट की मेजरमेंट मैंने स्प्रिंग बैलेंस लिखा हुआ, क्या लिखा हुआ, स्प्रिंग बैलेंस, जो आप लोगों की क्लास 9 क्लास 10 में प्रैक्टिकल भी होता है। उस प्रैक्टिकल में लोगों ने देखा होगा, एक प्रैक्टिकल होता है, इसके अंदर यू एक स्टैंड लगा होता है, उसके साथ एक हुक लगाते हैं और हुक के साथ यहाँ स्प्रिंग लगाते हैं, और स्प्रिंग में यहाँ पर हम मुख्तलिफ किस्म के मास रख देते हैं। तो ये नीचे की तरफ, जैसे ही यहाँ पर हमारे पास एक स्केल होता है, इस स्केल के मुताबिक जैसे ही हम इसका मास बढ़ाते जाते हैं तो ये नीचे की तरफ जाता है। तो इस तरह हम मास इसकी कैलकुलेट करते हैं, सही है, क्योंकि हमारे पास मास के जरिए हम वेट को कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि वेट का फार्मूला हमारे पास क्या है, W = mg। मास हम यहाँ से निकाल लेते हैं कि कितना मास हमने डाला, उसका हम यहाँ पे मास रख देते हैं, तो हमारे पास g से यानी ग्रेविटेशन से हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो हमारे पास वेट आ जाता है। तो अभी हम एक एग्जांपल कर लेते हैं, हम अपना वेट निकाल लेते हैं।
आपका मास कितना है बेटा? आप जब तराजू पे खड़े होते हो कितना आता है? सही, जैसे यहां पे एक स्टूडेंट का मास है, मैं लिख रहा हूं स्टूडेंट का है 65 किलोग्राम। सही, अब हम इसका वेट निकालते हैं, W इज इक्वल टू mg। सही, मास कितना आया? 65। जी की कीमत जो होती है वो 9.8 भी ले सकते हैं मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और इसको हम इजी कैलकुलेशन के लिए 10 मीटर पर स्क्वायर सेकेंड भी ले सकते हैं। सही, तो यहां पे मैंने कर दिया 10। अब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 650 वेट आया इसका, यानी जमीन की तरफ इसकी जो अट्रैक्शन की कुवत है वो 650। तो आप अपने बैठे बैठे अपना वेट भी निकाल सकते हैं। तराजू पे खड़े हो जाओ, मास दे, जैसे मेरा 90 है तो 10 से ज़रब करूंगा, जमीन मुझ पर 900 न्यूटन फोर्स लगाएगी। अब जैसे आपका वजन कितना है? इनका वजन 59 है, तो उसको 10 से मल्टीप्लाई करो 590 आता है। आपका वजन कितना है? कुछ ना कुछ तो होगा, 70 होगा। 70 को फिर आप मल्टीप्लाई करो, तो आपने देखा जैसे जैसे आपका मास बढ़ता जाएगा वैसे वैसे आपका वेट भी बढ़ता जाएगा। तो इसीलिए हम स्प्रिंग बैलेंस इस्तेमाल, समझ में आ गया, क्योंकि उससे हम मास निकालते हैं बॉडी का, और बॉडी का मास को फिर जी से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास वेट आ जाता है। तो समझ में आया वेट और मास में डिफरेंस? हमने वेट और मास में डिफरेंस पढ़ा, थोड़ा सा रिवाइज कर रहा हूं। क्वांटिटी ऑफ अ मैटर इज कॉल्ड मास, अट्रैक्शन ऑफ अर्थ इज कॉल्ड वेट। मास को हम किलोग्राम से मेजर करते हैं, वेट को हम न्यूटन से मेजर करते हैं। ग्रेविटी का मास पर कोई फर्क नहीं पड़ता, कांस्टेंट रहता है, लेकिन ग्रेविटी का मास वेट पर फर्क पड़ता है। प्लेस टू प्लेस आपकी ग्रेविटी अगर कम होगी तो आपका मास भी, सॉरी, वेट भी कम होता जाएगा, क्योंकि जी की कीमत में अगर तब्दीली आएगी तो वेट में भी तब्दीली आएगी, क्योंकि मास तो आपके पास कांस्टेंट है। सही, स्प्रिंग बैलेंस हो गया, लीवर बैलेंस हो गया, इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस हो गया, उसमें से मास को हम कैलकुलेट करते हैं, स्प्रिंग बैलेंस से सॉरी वेट को कैलकुलेट करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस हो गया, पाम बैलेंस हो गया, लीवर बैलेंस हो गया, इससे हम मास को कैलकुलेट करते हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो लाइक भी करें, शेयर भी करें और आगे सब्सक्राइब भी करें। सलाम।